नमस्कार। ऑपरेशन विजय, जिसे आप सभी जान रहे हैं कारगिल युद्ध नाम से, ये भारतीय इतिहास में कोई साधारण घटना नहीं बल्कि दो राष्ट्रों की सशस्त्र सेनाओं के मध्य एक सशस्त्र युद्ध था। वो युद्ध जिसमें भारत गणराज्य के जाबाज सैनिकों ने अर्थात स्वयं भारत गणराज्य ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। आज हम आप सभी को मिलाने वाले हैं उन्हीं जाबाज सैनिकों में से एक ऐसे सैनिक से जिनके हिस्से में ये गौरव आया कि वो कारगिल योद्धा कहला सके। इससे पहले हम उस परिचय की तरफ बढ़ते हैं, उस व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी नज़र डालते हैं कारगिल के युद्ध की तरफ। 3 मई 1999 एक चरवाहे के माध्यम से भारतीय सेना को पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए एक बड़ी संख्या में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। 5 मई 1999 भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम इस सूचना की पुष्टि हेतु कारगिल क्षेत्र पहुंचती है और जब वो कारगिल क्षेत्र पहुंचते हैं तो पेट्रोलिंग टीम के सदस्यों को वहाँ की सेना के द्वारा पकड़ लिया जाता है और न सिर्फ पकड़ा जाता है बल्कि उसमें से 5 सदस्यों की, हमारी भारतीय सेना के 5 सदस्य जो थे पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा थे, उनमें से 5 सदस्यों की हत्या भी कर दी जाती है। इस तरह इस बात की पुष्टि तो हो ही चुकी थी कि पाकिस्तानी सेना की फौज भारत में घुसपैठ कर चुकी है। ये मामला गंभीर भी होता गया इन हत्याओं के बाद और यहीं से युद्ध का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो 9 मई 1999 को इतना विराट रूप ले लेता है कि पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए इस सीमा तक अतिक्रमण मचाने लगते हैं कि वो कारगिल में भारत का जो गोला बारूद का स्टोर था उसे गोलीबारी करके नष्ट कर देते हैं। अंततः 27 मई 1999 को भारत की वायुसेना को इस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ता है। MiG-27 और MiG-29 जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। एक लंबी समयावधि के बाद 27 जुलाई 1999 को इस युद्ध का आधिकारिक समापन होता है और समापन कुछ इस तरीके से होता है कि जीत आती है भारत के हिस्से में। कुछ खास बात और वो ये कि 250 से अधिक पाकिस्तानी घुसपैठियों के सैनिक ऐसे थे जो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गए। 2700 से अधिक सैनिक ऐसे थे जिनको भारतीय जाबाजों ने मौत के घाट उतार दिया और 26 जुलाई को तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही पीछे हट गया था। दुख का विषय ये रहा कि इस पूरे प्रकरण में हमारे भारत गणराज्य ने अपने 525 से भी अधिक जवान खो दिए। आज समय है उन जवानों को याद करने का। 1300 से भी अधिक जवान हमारे घायल हुए और आर्थिक नुकसान हुआ सो हुआ। बहरहाल जीत हमारे पक्ष में थी। शायद ही पुनः पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कर सके जो उसने उस दिन की। इसके अतिरिक्त जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे देखा गया, आंखों देखा हाल आज जानते हैं एक सैनिक की जुबानी जिसने प्रत्यक्ष रूप से वो युद्ध लड़ा। आप हैं कारगिल विजेता पवन दुबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वार्ता में। पहले हम जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और बताइए कि वो कौन सी प्रेरणा थी, कैसे आप सेना की ओर बढ़े। जी सर, मैं पवन कुमार दुबे, मैं 141 फील्ड रेजिमेंट कारगिल। मैं जो है 1997 में मैं कारगिल में गया। पहले मैं सेना में भर्ती हुआ। सेना में मेरा जाने का एक कारण था कि उस गांव की तरफ से उत्साहित लड़कों के साथ साथ हमारा भी उत्साह हुआ और उसके साथ साथ फिर हम अपना सेना में गए। सेना से अपना ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करते करते जो है हमारी यूनिट जहाँ थी वहीं हमको पोस्टेड किया गया। उस समय हमारी यूनिट कारगिल में थी तो हमको उस यूनिट में जाना पड़ा।
तो मजबूरी थी कि जहाँ यूनिट होती वहाँ आदमी को जाना पड़ेगा जहाँ पर उसका पोस्टिंग होता है। तो हम वहाँ पर 1997 में पहुँचे, फरवरी करीब। तो हमने 2 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद तब तक कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं हुआ है। लेकिन जब हम लोग की यूनिट वहाँ से मूव करने का समय आया, हमारी एडवांस पार्टी वहाँ से मूव कर गई, दूसरे जगह जाके चार्ज ले लिया, उसी समय जो है पाकिस्तान के उग्रवादियों ने इंडिया के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और उस सबसे पहले उन्होंने टाइगर हिल पे हमला किया जी। टाइगर हिल जो कि द्रास में है, तो वहाँ हम भी थे। वहाँ हमारी एक गनेरिया है, वहाँ हम लोग का गन 8 गनें वहाँ रहती हैं। तो हम जिसके सपोर्ट में थे, हम एक गनेडियर 16 गनेडियर रेजिमेंट है, हम लोग उनके सपोर्ट में रहते हैं। क्योंकि आरटी का तोपखाने का काम है पीछे से सपोर्ट करना, आगे इन्फेंट्री का काम है वो एडवांस करना जी। तो हम लोग पहले गोले से दुश्मन को पीछे करते हैं, उसके बाद वो लोग पैदल यात्रा वाले हैं वो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब युद्ध में सबसे आगे आप ही लोग थे? सबसे आगे हम ही लोग रहते हैं। हम क्या रहते हैं, हमारा गोला आगे रहता है। आपका गोला आगे रहता है, उसके बाद इन्फेंट्री बटालियन आगे एडवांस करती है जी। उसका ये है। तो हम वहाँ पर करीब 2 साल रहे। हम लोग को जब ये हुआ कि हाँ अब चलना है यहाँ से, एडवांस पार्टी हमारी सिकंदराबाद पहुँच गई, हैदराबाद। लेकिन तब तक जब इन्होंने टाइगर हिल पर जमा लिया अपना जमावड़ा, बैंकर बना लिया अपना, तो वहाँ जो इन्फेंट्री बटालियन थी 16 ग्रेनेडियर थी द्रास में, वहीं पर टाइगर हिल है। और वहीं पर क्या हुआ कि जब बर्फ़ पड़ी थी तो बर्फ़ के समय में उनकी सीओ ने अपनी सेना को सर्च के लिए नहीं भेजा। और वो अब बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब बात आ गई तो हम आपको ओपन करके बता दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कि जो उनका सीओ था वो गुप्त सूत्रों से पाकिस्तान से मिल गया था, समझे जी। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि सेना को अपनी सर्च के लिए जाने नहीं दिया बर्फ़ में, बर्फ़ सीजन में। और उसके बाद उन्होंने गुप्त रूप से मिल के उनको समय दे दिया वहाँ बैंकर बनाने का। उन्होंने 4-5 महीने के अंदर में फर्स्ट क्लास पक्का बैंकर बना लिया। ठीक है, जब बैंकर बना लिया, अब बर्फ़ पिघल गई। बर्फ़ पिघलने के बाद ऐसा हुआ कि जब सेना बर्फ़ पिघलने के बाद अपना क्षेत्र में भाई सर्च करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोई नई घटना तो नहीं हो गई। तो जब पहाड़ी पे चढ़ने लगे तो उनकी सेना वहाँ आके बैठी हुई थी, फिर हमारी सेना को मारना शुरू कर दिया। जब भी कोई पार्टी जाती वो मार देते हैं। ऊपर वाला आदमी एक बैठा रहेगा, नीचे हज़ारों आदमी को मार देगा। वो कोई एक ही आदमी उसके लिए पर्याप्त है। हथियार लेकर अगर बैठा है तो एक ही आदमी पूरा गोली से सबको मार सकता है। इसीलिए शायद कहा गया है कि पहाड़ सेना को खा जाते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो वहाँ से फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ से लड़ते लड़ते करीब 6 महीने तक लड़ाई धुआंधार चली है। जिस समय आप की पोस्टिंग हुई सेना में जी, तो चूंकि उससे पहले तो आप एक सामान्य से समाज में रह रहे थे जी जी जी, अचानक से सेना में पहुँचे, अनुशासन प्राथमिकता रही, हथियारों से दोस्ती हो गई जी। तो प्रारंभिक दौर में कैसे आपने अपने आप को अनुकूलित किया सेना, कैसा महसूस होता था, क्या कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ ऐसा आई कि हम तो एक गांव में रहने वाले सीधे साधे आदमी जी। अब सेना में जाने के बाद वहाँ के कल्चर में हमको ढलना पड़ता है। जो भी नया जाएगा, सेना का एक रूल है, नियम है, कानून है, उस कानून को हमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। जो वहाँ पुराने हो जाते हैं, पहुँचने के बाद सबसे पहले वो उस रास्ते को बताते हैं कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे होना, ऐसे होना। दिन भर का पूरा डिटेल बता देते हैं जी। और जो नियम है वो बता देते हैं कि हाँ आपको ऐसे करना है, सीनियर से कैसे बिहेव करना, जूनियर से कैसे करना, अधिकारी से कैसे करना। तो वो चीज़ हमारे अंदर धीरे धीरे वो डेली का रूटीन बन जाता है। तो डेली अधिकारी हमारे सामने मिलते हैं, डेली हमारे से सीनियर मिलते हैं, उनको सुबह कैसे विश करना, शाम को कैसे विश करना, दोपहर को कैसे विश करना, आपका नियम क्या है, कितने बजे आपको नाश्ता मिलेगा, कितने बजे भोजन मिलेगा, कितने बजे डिनर मिलेगा, सब वो समय बता देते हैं। तो उस समय से फिर हमको वहाँ ढलना पड़ता है उनके बीच में रह के। ठीक है। और उसके बाद जब हमारी वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ट्रेनिंग में बेसिक ट्रेनिंग ऐसी होती है कि सबको एक तरफ करना पड़ता है, एक ही तरफ सबको करना है। उसमें हमको हथियार सिखलाई मिलती है, जिससे परेड होती है, आप देखे होंगे दिल्ली में परेड, वो परेड की सिखलाई भी वहाँ मिलती है। और हथियार चलाने का भी मिलता है, हथियार खोलने, जोड़ने, सफाई करने का पूरा सिखाया जाता है।
और उसके बाद उसके साथ साथ दुश्मन से कैसे लड़ाई करना है वो भी सिखाया जाता है। वही बोलते हैं ट्रेनिंग में ये सब चीज़ सिखा दिया जाता है कि आप दुश्मन से कैसे पार पाना है। ठीक है, चूँकि ये युद्ध जो था पहाड़ी क्षेत्र का था जी, तो आमतौर पे होता है जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं ऑक्सीजन वगैरह की कमी होने लगती है, तो ऐसे में सेना सर्वाइव कैसे करती थी, क्या नहीं, करते थे आप लोग? सेना वहाँ ऐसा है, ऑक्सीजन की कमी तो है ही है जी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के लिए हम लोगों को क्या है कि अपने को खुद तत्पर रहना पड़ता है। वहाँ सभी जितने इंडिविजुअल आदमी रहते हैं सबके अपने पास व्यवस्था होती है। अब बाकी सरकारी व्यवस्था जो है ही है, वो तो बुखारियाँ हैं, वहाँ गर्म पानी है, बिना गर्म पानी के कोई वहाँ रह ही नहीं सकता है। जी, एट टाइम सरकार की तरफ से आपको इतना कपड़ा दे दिया जाता है कि आप चाहे जितना लो, कोई मनाए नहीं, कोई पैसा नहीं लगता है, आप उसको लाके रिटर्न कर दो। आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा वहाँ दिया जाता है जिससे आप सो जाओ, पहनो, कोट है, स्लीपिंग बैग है, बर्फ़ में कैसे रहना, बर्फ़ का जूता है, सब गूगल है, बिना आप गूगल के वहाँ बर्फ़ में रह ही नहीं सकते हो। सर चूँकि समयावधि काफ़ी ज़्यादा थी और कई बार जब पुस्तक के पृष्ठ पलटे जाते हैं तो ऐसा मिलता है कि युद्ध में सैनिक गया तो कई दिनों तक उसे पानी नहीं मिला, कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। तो क्या आपकी यूनिट में या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपने यूनिट से बिछड़ गए तो जो बैकअप होता है उसके द्वारा आपको भोजन या पानी ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसी स्थितियाँ कुछ? स्थितियाँ बहुत आई। ऐसे उस समय का स्थिति ऐसा था कि लड़ाई के समय में भोजन पानी सब भूल जाता है। उस समय सिर्फ एक ही नशा रहता, लड़ाई करना है, लड़ाई करना है, हमको आगे निकलना है। हमको ना भूख लगती ना प्यास लगती है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट का रूलिंग है, जो सेना का है कि समय समय पे आपको खाना उपलब्ध रहेगा। जी, हम लड़ाई कर रहे हैं तो हमारा भाई दूसरा पीछे से खाना ला के वहाँ रख देगा। आपको जैसे समय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लड़ाई करते करते भी खाना खाना है। नहीं, कुछ समय ऐसा भी आता है कि आपको खाना नहीं भी खाना, लेकिन लड़ाई बंद नहीं होगी, लड़ाई बंद नहीं, लड़ाई कंटिन्यू चलेगी। आज कंटिन्यू चली है। सर एक बड़ा सवाल ये है कि जब मैं इसके बारे में स्टडी करा तो मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि 250 से भी अधिक घुसपैठिए जो थे वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो सर ऐसा क्या है भारतीय सेना में, वो कौन सी बूटी है जिसकी वजह से भारतीय सेना डटी रहती है अंत तक? भारतीय सेना देखो, एक तो सबसे पहले अपनी इज्जत, जी, दूसरे बात देश की इज्जत। अगर सेना ही भाग गई तो फिर देश तो लय हो जाएगा। बिल्कुल, अगर सेना ही वहाँ से भागना शुरू कर दी तो फिर देश तो पूरा कब्जे में हो जाएगा। जी, इसलिए सेना अपनी डटी रहती, चाहे मर जाए कट जाए, लेकिन इसी के कारण कहा गया है कि सर झुका सकते हैं, सर कटा सकते नहीं। ठीक है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर इसीलिए डटे रहते हैं कि चाहे हमारा सर कट जाएगा लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए, जहाँ तक हमारा हद है वहाँ पर हम रहेंगे। ये गोला बारूद, जी, तमाम तरीके के अस्त्र शस्त्र चलते हुए जब देखते थे तो मन में किसी तरीके का भय या घर वालों की याद, बच्चे बीबी, वो तो याद तो सब आती है, लेकिन उसमें ऐसा है कि घर तो याद आती है, लेकिन उस समय कैसा सिचुएशन था। अभी आज के समय मोबाइल हो गया है, उस समय ना तो मोबाइल था ना तो फ़ोन था। और वो हम जो कारगिल एरिया है वहाँ पर कोई मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं चलता था। पूरे पहाड़ी एरिया में कोई टावर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो वहाँ हम लोग कभी महीना में या 2 महीना में फ़ोन करने कहीं जाते थे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, तब वहीं से घर से किसी से लिंक से बात कर लेते थे कि हाँ हाँ समाचार सब ठीक है। घर वाले तो घबरा रहे ही थे, लेकिन हम लोग को अब हम ही लोग घबरा जाएंगे फिर तो वहाँ लड़ेगा कौन? क्या होगा? देश का क्या होगा, कैसे लड़ेंगे? इसलिए जो हमारे से सीनियर हैं, जो हमारे से हम जिसके सीनियर हैं, सब जूनियर को एक उत्साह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई डरने की ज़रूरत है, जो कुछ होगा हम मदद करते हैं, हम ही करते भी हैं। सबसे पहले हम ही मदर फादर उनके हैं जो हमारे से जूनियर हैं। जो कुछ होता है हम पहले उनका सहयोग, चाहे वो बीमार हो, चाहे गोली लगे, कुछ भी लगे, पहला काम हम लोगों का है कि तुरंत उनको एक्शन करते हैं। सर प्रत्येक राष्ट्र की कुछ एजेंसीज होती हैं जी, जो सीमा पार या सीमा के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चिन्हित करती रहती हैं। जी, तो क्या उस समय एजेंसी का सहयोग सेना को नहीं मिल पाया, या कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई जो 5-5 हज़ार की संख्या में घुसपैठिए अंदर घुस आए? नहीं, वो एजेंसी सब थी, लेकिन वही है कि मैं आपको बताया कि जो अपने इंडिया के जो कुछ गद्दार लोग होते हैं उन्हीं के कारण से ये हो जाता है। बाकी ऐसे कभी हो नहीं सकता। सेना कभी हटती नहीं, सेना जहाँ रहेगी वहाँ एक्चुअली करेक्ट काम करेगी। जी,
सेना घुसखोर नहीं है, सेना बहुत राइट है, सेना एकदम निस्वार्थ है, निव्यवहार से काम करती है, एकदम सच्चाई से काम करती है। वो तो जांच एजेंसियां जो रहती हैं, जैसे चाहे वो राव वगैरह हो, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां रहती, तो इन लोगों के द्वारा कोई सूचना का आदान प्रदान ऐसा कुछ रहा उस दौरान? या नहीं, सूचना तो देखो हमारा उनसे कंपनियों से कम रहता है, हमारा डायरेक्ट लिंक दिल्ली से रहता है जी। हम लोगों का सरकारी फ़ोन होता है, सरकारी नंबर से विदिन 1-1 घंटे की रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई जाती है जी। सरकारी फ़ोन से ऑनलाइन होता है और डायरेक्ट दिल्ली से चेहरा तक दिखाया जाता। मशीन हम लोग के पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं कि वहाँ के पूरा फिगर दिल्ली में बैठे बैठे आदमी देखेगा। सर, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के साथ काफ़ी मधुर संबंध थे उनके। जी जी जी। तो उस दौरान ये घटना हुई तो हास्यास्पद तो है ही जी। क्या स्वरूप था भारतीय राजनीति का उस समय इस युद्ध के संदर्भ में? नहीं, भारतीय राजनीति का ऐसे ही था कि जो उनके साथ संबंध थे उस समय समझौता बस भी चली थी, समझौता ट्रेन भी चली थी जी। तो जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई तो ये सब बंद कर दिया गया, वो सब बंद करा दिए गए। प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उस समय जो है उन्होंने जब देखा कि ऐसे उनको सब खबर मिली, डेली की डेली उनको हर घंटे की खबर राष्ट्रपति तक पहुँचाई जाती थी, तुरंत वहीं बैठे बैठे आदमी फ़ोन से पूरा खबर, सरकारी फ़ोन जो होता है हम लोगों को ऑल इंडिया कहीं भी विदेश तक भी बात होता है, कोई पैसा नहीं लेता, कोई नहीं लगता, सब नंबर पे काम होता है। तो वहाँ पूरा उनको बताया जाता है कि हाँ हमारा ऐसे गतिविधियाँ हैं, ऐसे है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तब उसके कारण जो है जब उनको ये खबर मिली कि हमारे साथ ऐसे गद्दारी हो रही है, तब उन्होंने बस को बंद कर दिया, समझौता ट्रेन को बंद कर दिया कि जब हमारे साथी ऐसे धोखा कर रहे हैं तो हम इनके पास क्यों भेजें। जी बिल्कुल। तब उन्होंने इसको बंद किया। तो क्या भारत के जो आला अधिकारी थे या राजनीति के बड़े अहदेदार थे, इनकी तरफ से भी सेना पर कोई दबाव रहता था या इनकी तरफ से कोई अन्य साठगांठ वाला मामला जो चलता रहता है आमतौर पे, ऐसा कुछ प्रयास किया गया? ऐसा तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, अलग से रहा हो तो बात ठीक है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी में जो दिखता है पहाड़ ही दिखता है। पहाड़ी में पहाड़, सुबह उठो तब पहाड़, शाम देखो तब पहाड़, सूरज उठा तब पहाड़ी में दिखता है। समझ लीजिए दिन में वहाँ कोई लोग ऐसे नेता नोता जाते ही नहीं हैं, ऐसी जगहों में नेता नहीं जाते हैं, समझ लीजिए। क्या उस समय आपकी नज़र में कोई ऐसा चेहरा था सेना में जो किसी राजघराने से संबंध रखता हो, किसी नेता का पुत्र हो, दामाद हो, नज़दीकी रिश्तेदार हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया हमारे नज़र में। वहाँ ऐसा यूनिट में कोई नज़र में नहीं? यूनिट में ऐसा कोई नहीं नज़र आया। सर, एक बात और हम समझना चाहेंगे कि जिस समय ये युद्ध चल रहा था, यद्यपि आप लोग तो युद्ध में व्यस्त थे, फिर भी जानकारी तो होगी ही कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो वैश्विक महाशक्तियाँ थी, उनमें से किसका पक्ष भारत के साथ नजर आ रहा था, कौन भारत से विमुख जा रहा था? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ क्या थी, कैसे सहयोग मिल रहा था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो खैर देखो, कंपनियां सब सहयोग करना शुरू कर दिया। जब अपने देश की बात आ गई तो वहाँ पर जितनी कंपनियां हैं, जैसे कोई बिस्कुट बना रहा है कंपनी, कोई कुछ बना रहा है, तो वो लोग इतना सप्लायर करने लगे वहाँ कि हमारी सेना डटी रहे, उनको खाने पीने कोई कमी ना हो, वो पीछे से भेजते रहे, किसी के माध्यम से, कैसे माध्यम से वहाँ पहुँचता रहे, कोई उसका चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, कंपनियाँ भेजती रही, ऐसी बात नहीं है, जाती थी। यहाँ तक कि रक्षाबंधन का समय था, कॉलेजों से हज़ारों 10-10 हज़ारों की संख्या में राखियाँ वहाँ पहुँचती थी। ठीक है कि हम जो फौजी हमारे लड़ रहे हैं उनको ये महसूस ना हो कि हाँ हमारा रक्षाबंधन बीत गया, कोई राखी नहीं आई हमारे घर से। तो ये सब वहाँ चलता रहा है। चूँकि हमेशा से वैश्विक पटल पे दो महाशक्तियाँ तो सदैव विद्यमान रही हैं, रूस, अमेरिका। तो इन दोनों में से कौन भारत के पक्ष में नज़र आ रहा था, कौन? क्योंकि कहा जाता है अमेरिका हमेशा आतंक को पालता रहा है अपने पीछे। नहीं, तो वहाँ तो खैर अमेरिका का कोई रोल नहीं था वहाँ, लेकिन इनडायरेक्ट कुछ सूचना, अब इनडायरेक्ट ऐसे कुछ सूचना वहाँ नहीं मिल पाई हमारे को कि कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो फ्रंट पे थे। अब फ्रंट पे सिर्फ सामने वाला ही दिखता है, पीछे वाला नहीं दिखता है। सर, कई बार क्या होता है कि जब सीमा पर कोई भी गतिविधि होती है तो उसका प्रभाव देश के अंदर भी आता है। हाँ बिल्कुल। और कई बार होता है अंदर तमाम तरीके की जनसभाएं, कभी समर्थन में, कभी विरोध में। तो उस समय राष्ट्र के अंदर जो माहौल था, तो क्या उसमें अराजकता नाम की भी कोई चीज़ थी जो उस समय पाकिस्तान के समर्थन में हो? जैसे आज तमाम मुद्दों पर भारत में कुछ समूह नहीं, ओपन में तो उस समय कोई नहीं आई, ओपन में उस समय पाकिस्तान के समर्थन में कोई नहीं है। गुप्त में रहा हो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ओपन में जो है पाकिस्तान का समर्थन कोई नहीं था।
समझ लीजिए। कोई खास घटना उस युद्ध की जो आप साझा करना चाहें? घटना तो हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ में जवान जो है थे। घटना हुई है कि हम दोनों क्या रात भर सारी रात फायर किए। हमारी गने क्या है कि वो फायर करते करते एकदम बैरल धुआं धुआं काला बन गया जी। तो कुछ समय के लिए फायर को विराम दिया गया। बोला भाई आप अपने इक्विपमेंट को मेंटेनेंस कर लो, प्रिपेयर कर लो, दोबारा तैयार कर लो फायर करने के लिए। उस समय सुबह का सुबह समय था, हम लोग फायर अपना सफाई कर रहे थे गन को। तो गन को सफाई करने में एक गन पे 7 आदमी होते हैं, तो उस समय 7 आदमी नहीं मिलते थे, मुश्किल 2 या 3 आदमी मिल पाते थे, जिससे सारी रात फायर करना होता था। अपने उठा से सब कुछ अपना ही करना है। तो उस समय हमारे साथ जो है नया नया रिक्रूट आए थे जी। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का एक टीम वर्क होता है कि ड्राइवर हो, ट्रेन जो भी कोई भी ट्रेड हो, सबको गनर माना जाता है। उस समय सब गोले को लोड करते हैं, सब सहयोग करते हैं, सब फायर करते हैं, सब फायर करते हैं। उसमें सिर्फ एक एम होता है कि हमको फायर करना है, हमको फायर देना है, पीछे नहीं हटना है। तो उस समय हमारा एक अहमदाबाद का लड़का था, ड्राइवर ट्रेड से आया हुआ था। तो हम लोगों के साथ बांटा गया था कि आप जाइए इस गन पे, आप सहयोग कीजिए, इनके साथ सफाई करिए, मदद कराइए। वो आया था तो हम लोग अपना सफाई कर रहे थे गन को। तो एकाएक पाकिस्तान का एक गोला ऐसा आया कि जो हमारे गन के सामने गिर गया। हमारे गन के सामने गिरा, सामने से रोड जा रही थी, पीछे पहाड़ी थी। तो सामने जब गिरा तो वो जब गोला गिरा उनका तो फटा गोला, फटेगा तो पूरा फैलेगा बिल्कुल। उसके सामने जो पड़ा सबको क्लियर कर दिया। तो उसी में वो लड़का जो है वो नया था, चूँकि वो सपोर्ट भाग नहीं पाया, आड़ नहीं ले पाया। अगर आड़ ले लेता या लेट जाता, कुछ कर लेता तो बच जाता। लेकिन वो नया लड़का था, नहीं कर पाया। वो तुरंत ही विदिन 1 मिनट के अंदर फ्लैट हो गया। फिर हम लोग सपोर्ट लिए थे, हमारे भी सीने से गुजरा है, स्प्लेंडर गुजरा। हम एक दीवार में इसे चिपक गए तो सामने से हिर करके इसे गया। अगर जरा सा भी छू जाता तो ख़त्म कर देता मामला। उतना ही बहुत था, इतना ही गुटका ही उसके लिए बहुत है शरीर के लिए। लेकिन किस्मत थी, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। ठीक है। कहते हैं सैनिकों के लिए तिरंगा शान होती है। हाँ बिल्कुल होती है सर। आपको सम्मानित भी किया गया जी, कारगिल युद्ध जीतने के लिए जी। और आप ईश्वर की अनुकंपा से आज सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं जी। अगर कंपैरिजन की जाए उन सैनिकों से जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया जी, और उन सैनिकों में जो आज सुरक्षित और स्वस्थ बैठे हुए हैं जी, तो किसके लिए गर्व का विषय ज़्यादा होगा? ये एक थोड़ा संवेदनात्मक सवाल है। नहीं, लेकिन देखो गर्व का विषय तो है ही है। जिसने लड़ते लड़ते अपनी जान आहुति दे दी जी, वो तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम उसको हर समय याद करना है। बिल्कुल, याद करते भी हैं जी। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो यूनिट में हमारे जो हादसाएँ हुई है उनकी हर साल जो है याद किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल याद किया जाता है उनको। आज देखा जाए तो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अन्य मंत्रीगण भी समय समय पर सेना के बीच में दौरा किया करते हैं। वहाँ पे जो साधारण से साधारण सैनिक हैं सभी के साथ भोजन और तमाम तरीके के उत्सव वगैरह साझा करते हैं। तो उस समय जिस समय ये युद्ध की स्थितियाँ थी या युद्ध के बाद भारतीय राजनीति से कोई सर्वोच्च नेता सैनिकों के बीच जा कर के उनके साथ उत्सव या ऐसा कोई उत्साहवर्धन ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ? नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ उस दौरान। कोई कार्यक्रम 6 महीने तक जब तक लड़ाई हुई है कोई नेता वहाँ ऐसे गया ही नहीं कि पीछे से सब सपोर्ट करते रहे, पीछे से टीवी में उसमें हल्ला बोलते रहे, लेकिन उस समय वहाँ कोई नहीं गया। मीडिया का क्या रोल था सर? मीडिया का यही रोल था कि जब कोई हादसा होता था वहाँ वो तुरंत पहुंच के अपना फोटोग्राफी वगैरह करते थे और फिर तुरंत उस लाश को तुरंत एम्स में पहुंचा दिया जाता था। वहाँ एम्बुलेंस तैयार रहती थी और तुरंत खबर होती थी। जैसे खबर हुई नहीं कारगिल मार्केट से तुरंत जो है वहाँ एम्बुलेंस खड़ी रहती थी एम्स के पास, तुरंत वहाँ पहुँचती थी। वहाँ का क्या हाल है, कैसा है, सब रिकॉर्डिंग करते हैं, सब लेके फिर तुरंत जो है वहाँ से चले आते हैं सर। फिर वहाँ फिर लड़ाई फिर शुरू हो जाती, वहाँ रुकती नहीं थी। एक सवाल मेरा और है कि आपको प्रशंसा पत्र भी दिया गया जी, और चूंकि हर सैनिक सम्मानीय है क्योंकि उसी की वजह से राष्ट्र सुरक्षित है। फिर क्या होता है कि सैनिक सेना में अपनी सेवा देता है और एक अवस्था के बाद जिस समय उसका स्वयं का पारिवारिक जीवन प्रारंभ होता है उस समय उसको सेना से नियमबद्ध तरीके से बाहर होना पड़ता है और उसके बाद वो फिर आकर के यहाँ वही किताबों के बीच तैयारी करना वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें या फिर कहीं पे सामान्य से सुरक्षा की व्यवस्था देखना। तो क्या ये सेना के लिए और जो उनका त्याग बलिदान रहा, जो अपनी जान को हथेली पर लेकर के वहाँ तक गए जहाँ उम्मीद नहीं थी कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे,
तो क्या उस बलिदान का कहीं ना कहीं अपमान नहीं हो रहा है? अपमान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जब तक हमारी यंग बॉडी है जी, तब तक हमको जनता ने, गवर्नमेंट ने उपयोग किया। जब हमारी थोड़ी अवस्था ढली या हमारे को पैसे की ज़रूरत पड़ी, हमारे बच्चे पढ़ने लायक हुए, बड़े हुए थोड़ा, उस समय हमको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर करने के बावजूद भी हमारे को कहीं फिक्स स्थान नहीं दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आप वहाँ सेना से नौकरी करके आए हो, आपको इस जगह पे अपना बच्चे को पाल सको। ये चीज़ यहाँ जो है गलत हो रहा है सेना के साथ। ये चीज़ तो हम बोलेंगे, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम आगे बताएंगे कि सरकार को हाँ ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, इस पे आप विचार कर लीजिए। सर, कि हाँ, कई बार मैंने देखा है कि आमतौर पे कोई सिपाही वर्दी में जा रहा है जी, या फिर उनके वैन्स वगैरह जा रहे हैं, तो जो आम पब्लिक होते हैं वो तुरंत रुक जाना। जी, शहर की पुलिस अगर निकल रही है तो रुकना क्या, ओवरटेक करके आगे निकल जाएं, लेकिन अगर आर्मी की वैन भी जा रही है या कोई आर्मी वैन जा रहा है तो आमतौर पे पब्लिक रुक जाती है। कई बार तो सैल्यूट और जय हिंद जैसे उद्बोधन भी सुनने को मिल जाते हैं। जी, लेकिन सर, जब आपने उस वर्दी को छोड़ा क्या, जब आपसे वो वर्दी ले ली गई, आप रिटायर्ड हो गए, उसके बाद अब आप जिस भूमिका में हैं, तो जो सम्मान उस समय पब्लिक आपको देती थी, क्या उस सम्मान की कमी आज पब्लिक में नज़र नहीं आती? नहीं, कमी तो है ही है। उस समय का समय और था, अब इस समय का समय और है। क्योंकि मैं उस समय ऑन ड्यूटी पे थे जी, तो ऑन ड्यूटी पे थे, तो ऑन ड्यूटी पे तो सब सम्मान दें या ना दें वो तो हमको करना ही करना है जी, बिल्कुल। अब जब हम आ गए हैं यहाँ तो ये तो जनता के ऊपर है कि हाँ सम्मान कहीं कहीं तो मिलता है, सम्मान ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं जो उससे वाफियत है, जो जानते हैं वो सम्मान देते हैं, अब बाकी जो नहीं जानते वो सम्मान नहीं देते हैं। सर, एक बड़ा सवाल और, अगर आपको वापस सेना में जाने का मौका मिले जी, और सपोज दैट आपको सेना का सर्वोच्च पद दे दिया जाए, जी, तो सेना के जो सैनिक हैं जी, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, जी, और दूसरा इस राष्ट्र की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए, इन दो सवाल हैं मेरे कि सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन के लिए और राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको और अधिक मजबूत करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहेंगे कि जो सेना के जवान हैं वहाँ, जैसे हमने उनकी यंग बॉडी शुरू से 18 साल से लेके जो है 30-32 साल तक उनको उपयोग किया, हमारे देश की रक्षा किए, तो अगर हम उनको 30-32 साल के बाद 34 साल के बाद अगर रिटायर करते हैं तो उनको लिए उनके स्टेट में, उनके डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी उनके लिए स्थान रिक्त होना चाहिए, स्थान उनके लिए आरक्षित स्थान होना चाहिए कि वहाँ से आएँ तो अपने बाल बच्चों को यहाँ 2 पैसे पाके अपना निर्वाह जीवन कर सकें। ये तो 100% राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पे आप क्या करना चाहेंगे बतौर सर्वोच्च सेना प्रमुख? नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो है कि भाई हम जो चाह रहे हैं कि इससे भी और अच्छी सुरक्षा हो, राष्ट्र की सुरक्षा और अच्छी हो, जिससे हमारे राष्ट्र को कोई अंगुली ना दिखा। कई बार सर मूवीज़ वगैरह में देखा गया, चूंकि यद्यपि मूवी कल्पना होती है लेकिन पूरी तरह कल्पना भी नहीं होती है, कुछ ना कुछ यथार्थ उसमें रहता है, होता ही है, तभी मूवी बनाई जाती है। कई बार देखा गया है कि सेना तो एक्शन लेना चाहती है लेकिन पॉलिटिशियंस जो हमारे होते हैं वो अपने लाभों के चलते नहीं होने देते बिल्कुल सही है। तो क्या सेना पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, होती भी है, किया जाता है। उस समय जब लड़ाई हो रही थी उस समय सेना को इन्होंने स्वतंत्र कर दिया जी, उस समय स्वतंत्र कर दिया, जान गए कि अब सेना को स्वतंत्र नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं सकते हैं। अब जब सेना स्वतंत्र होती है, सेना अपने तरीके से काम करती है तो उसमें सफलता मिलती है, और जब इनके दबाव में काम करती है तो उसमें जो है सफलता नहीं मिल पाती है। जी, जान लीजिए कि सफलता जो है, अब चूँकि सेना एक धागे से बंधी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक, सेना अध्यक्ष से लेकर एक सिपाही तक सब एक धागे में बंधे हुए हैं, कच्चे धागे से बंधे हैं। जो आर्डर वहाँ से मिलेगा उसी का पालन हम करेंगे। आप एक लंबे समय तक कारगिल में रहे जी, उस क्षेत्र में रहे, आपने उस क्षेत्र का जो इतिहास है जिसकी वजह से कारगिल जाना जाता है, उस इतिहास को आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा जी। वापसी के बाद कभी उधर जाना नहीं हुआ? जी नहीं, अभी तक तो खैर जाना नहीं हुआ है। अभी 26 को वो दिवस हम लोग याद कर रहे हैं जी, जी। तो क्या कभी मन में मन में तुम्हारे आया था ऐसा कि देखो हम थोड़ा सा अभी क्या हुआ, हम रिटायर होकर आ गए, लेकिन हम ये सोचे थे कि कभी अगर समय मिला तो हम अपने बच्चों को भी लेके वहाँ जाएंगे कि यहाँ पे हमने लड़ाई लड़ा है, ये देश है, ये एरिया है, उसको दिखाएंगे हम जी। हमारा तो इच्छा है,
लेकिन अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो अपने खर्चे से जाएंगे तो लाखों रुपया लग जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे इससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि हमको कैसे कैसे घूम घूम के जाना है, या तो जहाज़ से जाएँ, नहीं तो फिर जाने में 4-5 दिन लग जाएगा, इससे कम नहीं लगता, 1 हफ्ता लगेगा कारगिल पहुंचने में। किसी भी राष्ट्र की जो मजबूती होती है वहाँ के युवाओं से होती है जी। लेकिन हमारा यूथ जो है वो आज सोशल मीडिया पर या सड़कों पर भी देखें तो हुटिंग और जिसको हुल्लड़बाजी कहा जाता है इनमें व्यस्त है जी। ऐसे में राष्ट्र की अवनति तो एकदम निश्चित होती ही है। जी जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज के यूथ को? नहीं, यूथ को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सेना एक अच्छी सेना है, सेना में जाना बहुत अच्छी बात है। सेना में जो है जाने से कोई ख़राब नहीं, लोग सोचते हैं कि हम बॉर्डर पे सब सेना हर समय लड़ाई होती नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं कि पूरी सर्विस करके आए, उनको लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिला जी। और कितने लोग ऐसे हैं कि सेना में गए तुरंत लड़ाई कर लिए, लड़ाई करने का मौका मिल गया। तो ऐसी बात नहीं, हर समय लड़ाइयाँ भी नहीं होती है, इसलिए सेना में कोई ख़राब नहीं, सेना बहुत अच्छी है। सेना में जाके देश की सेवा करना, अपना देश में नाम करना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसलिए सेना में जाना चाहिए। अब आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, सेना में इतनी पेमेंट भी हो गई है कि कोई अगर जाए तो पीछे नहीं हटने की ज़रूरत है जी। बहुत बढ़िया पेमेंट हो गई है। जब हम लोग थे तो बहुत कम पेमेंट थी, हम लोग जो है समझ लीजिए फर्स्ट पेमेंट हमारा 500 रुपये से शुरू हुआ है। 500 रुपये जब पेमेंट होता था तब हम किए हैं वहाँ। पहले पेमेंट हमको 300 रुपये मिली है, दूसरे पेमेंट 500 रुपये मिली है आज की डेट में। आज की डेट में जो नया रिक्रूट जा रहा है उसको 30,000 से शुरू हो रही है, सोच लीजिए। तो तब के अभी में बहुत समय फ़र्क है, इसलिए अभी सेना में बहुत अच्छा हो गया है। आज आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बतौर जी सुरक्षाकर्मी कार्यरत हैं जी। क्या आप संतुष्ट हैं या आगे कुछ और हासिल करने के लिए हाँ, प्रयासरत बिल्कुल हैं? हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। ऊपर वाले की इच्छा होगी तो प्रयासरत में पूरा होगा, क्योंकि इस सुरक्षा से हमारा खर्च नहीं पूरा हो सकता है जी। ये तो एक हम घर में बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, इसलिए हम सोचते हैं चलो कुछ समय अपना निकलेगा तो अपना कुछ पॉकेट खर्च मिलेगा जी। तो इस कारण से मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन कर लिया सिर्फ यही इतना के लिए, लेकिन फिर इसमें भी मैं अपना तत्पर हूँ कि जो वैकेंसियाँ आएंगी स्टेट में और सब में हम अपना, उसमें हमारा कोटा भी होता है कुछ % और कुछ अपना मेहनत करेंगे जिससे हमको हासिल हो जाए, जिससे हम अपना 60 साल तक निर्वाह कर लें आराम से। सर कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। जी। अब चूंकि आप सेना से आए हैं, जी जी। आपने वो भगत सिंह वाला पराक्रम स्वयं किया है जी। उसके बाद सर आप अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं? नहीं, अपने बच्चों के लिए तो हम सोच ही रहे हैं कि अगर देखो बच्चों का तो ये है कि अब पढ़ाई में जिस लाइन में निकलेंगे जी। अगर वो उससे अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छे में जाएं, अगर नहीं अच्छा करना चाहते हैं तो सेना में जाए, कोई ख़राब नहीं है, सेना अच्छी चीज़ है। आज की डेट में सेना अच्छा है, पहले कम था लेकिन आज की डेट में पेमेंट भी अच्छी है, आज सेना में सब चीज़ व्यवस्था भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम सवाल जी। कारगिल दिवस पे हम सभी लोग तमाम तरीके की पोस्टर्स करते हैं, जी जी। फेसबुक वाल, व्हाट्सएप, तमाम हर जगह, जी। लेकिन किसी ने पलट करके ये नहीं देखना चाहा कि उस युद्ध में जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जी। क्या आज ऐसी आवश्यकता है कि उन पे रिसर्च की जाए और उन लोगों के लिए कुछ किया जाए? नहीं, करना तो चाहिए, नियम तो यही है कि भाई जो वीरगति को प्राप्त किए हैं उनको याद करना ज़रूरी है। वो इस देश के लिए अपनी आहुति दिए हैं तो उनको हर समय नमन करना हमारा कर्तव्य होता है। ये गवर्नमेंट का भी कर्तव्य होता है कि हाँ उसको सही तरीके से नमन किया जाए, जिससे कि आगे जो है जवान उनकी उत्साह मन बढ़ता रहे, जिससे उनकी आत्मा को ठेस ना पहुँचे कि देखो हमारे भाई शहीद हुए थे, उनको बस 1 साल मना लिया दूसरे बात छोड़ दिया, कोई पूछता नहीं है। इससे फिर जनता का भी, जो नए युवा हैं उनको भी मनोबल डाउन हो जाता है कि हम क्यों जाएँ वहाँ, जब हमारे को पीछे कोई याद करने वाला नहीं है तो हम क्यों वहाँ जाएं भाई, अपना बलिदान भी करें। हमारे भाई का बलिदान हुआ उसको कोई याद नहीं कर रहा है तो हम वहाँ क्यों जाएंगे। इस कारण से फिर सेना में लोग जाना कम पसंद करेंगे। आज आवश्यकता है कि हमारे जो भी सैनिक वीरगति को प्राप्त किए हैं जी उनके घरों तक पहुँचा जाए। जी बिल्कुल ज़रूरी है, और उनके लिए महफूज व्यवस्थाएँ की जाए। हाँ, कुछ किया जाए, जो उनकी समस्याएँ हैं वो सुना जाए। जिसकी शादियाँ हो गई थी, बच्चे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ उनकी अगर मदद कर दिया जाए ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट की तरफ हो जाए तो और अच्छा है। सर चाइना का हस्तक्षेप आप जान रहे होंगे। जी जी जी। भारत के कई इलाकों में वो लगातार अपनी आसपास अपनी पैठ बना रहा है। जी जी जी।
तो क्या संभावना आप देख रहे हैं भविष्य के लिए? नहीं, क्योंकि आप सैनिक रहे हैं। संभावना देख रहे हैं। आपने अच्छी बात किया कि जो चाइना का जगह है जहाँ ये अभी कुछ दिन पहले वहाँ हस्तक्षेप हुए थे, जी। कुछ हाथापाई हुई थी, संयोग से इस समय हमारी यूनिट वहीं पर है। आपकी यूनिट वहीं पर? वहीं पर है, गलवान घाटी में है। गलवान घाटी में है। डेली हमारी वहाँ से बात होती रहती है जी। वहाँ की जितना सिचुएशन बारे में है सब मेरे को खबर मिलता रहता है। ऐसी बात नहीं है उस गलवान घाटी की। तो एक सैनिक अनुभव के आधार पे आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पे युद्ध की संभावना है? और अगर नहीं, अभी तो युद्ध की संभावना नहीं है। और सपोज दैट युद्ध छिड़ भी जाता है? हाँ, तो छिड़ जाता है तो युद्ध करेंगे। युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध होगा, उसमें क्या है। अपनी सेना पीछे नहीं हटेगी और जीतेंगे भी? जीतेंगे 100% और जीतेंगे। उसी तरह चाइना को भी पीछे करेंगे जैसे पाकिस्तान? बिल्कुल करेंगे। कोई ये नहीं चाहता कि हम किसी से कम हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी से कम हैं, लेकिन अब कुदरत की माया है, कोई हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो जीत जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए तो पीछे से सपोर्ट होना ज़रूरी है। पीछे से अगर सपोर्ट मजबूत रहेगा तो हम जीत जाएंगे, और सपोर्ट डाउन हो गया तो हम नहीं जीतेंगे। कुछ भी हो, हमारे राष्ट्र के नागरिक कैसे भी हों, लेकिन जब बात राष्ट्रीय अस्मिता की आती है तो भारत का एक एक नागरिक भारत के साथ, भारतीय सेना के साथ खड़ा है। इसीलिए आज आपके बीच में एक सैनिक इस बात को दोहरा रहा है कि उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह पाकिस्तान से लड़े थे, और उसी तरह खदेड़ेंगे जिस तरह पाकिस्तान को खदेड़ा था। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ।